2014 के बाद हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों के खिलाफ आए हेट क्राइम में उफान की वजह क्या है? अपने धार्मिक जुलूस में एक मुसलमान की घर की छत पर चढ़कर उसका झंडा फाड़ने की ताकत उन्हें कौन दे रहा है? संसद से लेकर टीवी स्टूडियो तक मुसलमान प्रतिनिधियों के खिलाफ जहर उगलने की हिम्मत उन्हें कहां से आ रही है? 1 लाख से ज्यादा स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई के लिए जुनून और जहर भरा जाता है और आदिवासियों को उनकी अपनी संस्कृति से हटकर हिंदू राष्ट्र की विचारधारा सिखाई जाती है। ये रैलियां, ये जुलूस, ये पार्टियां, ये स्टूडियो में बैठे किराए के पत्रकार और आरएसएस की 57,000 शाखाएं जिनमें 40 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक हैं। इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए चाहिए होता है मोटा तगड़ा पैसा, और इस बेहिसाब पैसे का पर्दाफाश किया है हाल ही में आई द पोलिस प्रोजेक्ट ट्रांसनेशनल फंडिंग इन हिंदुत्व सुपरमेसिस्ट मूवमेंट की एक रिपोर्ट ने कि हिंदू राष्ट्रवाद का विस्फोट कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे है कॉर्पोरेट दुनिया का एक अंधेरा कोना जहां अरबों रुपए बिना किसी पहचान के एक राजनीतिक मशीनरी में झोंके जा रहे हैं। हिंदुत्व की ताकत सड़कों पर नारों से नहीं बनती, ये खड़ी की गई है 3 मजबूत पिलर्स पे: अपारदर्शी कॉर्पोरेट फंड, कानूनी बदलाव और इंटरनेशनल फंडिंग। हिंदुत्व की ये फंडिंग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा तक फैल चुकी है। इन पैसों से बनते हैं राजनीतिक दल, चलते हैं प्रचार अभियान और बढ़ते हैं अल्पसंख्यकों पर जुल्म, नफरत और अत्याचार। साल 1923 जब सावरकर ने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस किताब ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखने की सोच को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं। फिर साल 1925 में इस विचारधारा को एक संस्थागत रूप मिला, आरएसएस। और अब आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री नेटवर्क बन गया है, जिसके पास 57,000 से अधिक शाखाएं हैं और लगभग 40 लाख से अधिक स्वयंसेवक हैं। आरएसएस ने अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी के माध्यम से इस हिंदुत्ववादी सोच को मुख्य धारा में लाने का काम किया। नरेंद्र मोदी आरएसएस में एक बाल स्वयंसेवक के रूप में जुड़े। उस समय नरेंद्र मोदी की उम्र करीब 8 साल थी और 1970 का दशक आते आते जब नरेंद्र मोदी तकरीबन 20 साल के हो चुके थे, तब संघ में उन्हें प्रचारक बनाया गया। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और राजनीतिक क्षमता के बल पर नरेंद्र मोदी ने संघ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1980 के दशक में जब बीजेपी का गठन हुआ तो संघ ने उन्हें अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी में भेज दिया। उन्हें पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया और साथ ही गुजरात में अपनी पकड़ मजबूत की और धीरे धीरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आते गए। फिर आता है साल 2001। इस साल गुजरात के भुज शहर को भूकंप ने तहस नहस कर दिया। उस समय गुजरात में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। उस भूकंप में हजारों लोग मारे गए, लेकिन सरकार भूकंप के बाद लोगों को राहत पहुंचाने में असफल रही। नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी ने सत्ता में परिवर्तन कर दिया। केशुभाई पटेल को खराब स्वास्थ्य के हवाला देकर मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस भूमिका के लिए पहले से ही तैयार थे। इन्होंने सत्ता संभाली, लेकिन कुछ ही महीनों बाद गुजरात की राजनीति के एक ऐसा मोड़ ले लेती है जो इनकी छवि को पूरी तरह बदल के रख देती है। फरवरी 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में एक भयानक सुनियोजित मुस्लिम विरोधी दंगा भड़क उठा। 3 दिनों तक राज्य जलता रहा, हजारों मुसलमान मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, घर घर को आग के हवाले कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। ब्रिटिश सरकार की एक जांच रिपोर्ट ने नरेंद्र मोदी को इस हिंसा के लिए सीधे जिम्मेदार ठहराया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने न केवल हिंसा को रोकने में लापरवाही बरती, बल्कि कई बार ये आरोप लगे कि उनकी सरकार ने दंगाइयों को खुली छूट दे दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्र जांचों ने दावा किया कि पुलिस को जानबूझकर दूर रखा गया। हिंदुत्ववादी संगठनों को अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करने की छूट दी गई। इस हिंसा के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में एक स्पष्ट विभाजन हुआ, जहां एक तरफ उनके समर्थक उन्हें हिंदू गौरव का प्रतीक मानने लगे, जबकि आलोचकों ने उन्हें दंगों के जिम्मेदार के रूप में देखा। इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी की भूमिका सवालों के घेरे में आ गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इन पर वीजा बैन लगा दिया और उन्हें दुनिया में एक अलग थलग नेता की तरह देखा जाने लगा। लेकिन मोदी ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी छवि को सुधारने के लिए एक नया रास्ता चुना, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों से गठजोड़। साल 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया, एक ऐसा मंच जो सिर्फ निवेश लाने के लिए नहीं था, बल्कि मोदी की एक नई छवि गढ़ने के लिए तैयार किया गया। ये समिट मोदी को एक प्रो बिजनेसमैन नेता के रूप में पेश करने का माध्यम बना, लेकिन साथ ही इसके पीछे उनकी हिंदू राष्ट्रवादी पहचान भी बरकरार रही। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और रुइया समूह जैसे कॉर्पोरेट्स दिग्गजों का समर्थन पाकर मोदी ने अपने हिंदुत्व चरमपंथी अतीत से ध्यान हटाकर आर्थिक विकास की ओर मोड़ दिया। इस दौरान गौतम अडानी की संपत्ति में 100 गुना इजाफा देखने को मिला। साल 2002 से 2014 तक अडानी की संपत्ति 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। जब साल 2014 में मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब यह व्यवस्था एक कदम और आगे बढ़ गई। नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक व्यवस्था को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा मोड़ जहां निगरानी तंत्र को इतना कमजोर कर दिया कि इससे सिर्फ उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा जो बीजेपी के करीब माने जाते थे। सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला नाम था अडानी ग्रुप का।
गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की नजदीकी का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि मई 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वो गुजरात से दिल्ली अडानी के प्राइवेट जेट में आए थे। ये केवल एक यात्रा भर नहीं थी बल्कि एक नए सत्ता गठजोड़ की शुरुआत थी। मोदी सरकार बनने के कुछ ही महीने बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप के कारमाइकल्स कोयला खदान प्रोजेक्ट के लिए $1 बिलियन का लोन मंजूर करने का ऐलान कर दिया। ये एक शुरुआत भर थी। फिर साल 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट्स नीतियों में भी बदलाव कर दिए, जिससे बिना किसी पूर्व अनुभव वाली कंपनियों को भी बोली लगाने की अनुमति मिल गई। और फिर इसके बाद अडानी ग्रुप्स ने एक के बाद एक 6 बड़े एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया और देखते ही देखते अडानी की संपत्ति $100 बिलियन को पार कर गई। ये विस्तार महज एक संयोग नहीं था बल्कि नतीजा था पे टू प्ले मॉडल का। पे टू प्ले मॉडल जहां कंपनियां बीजेपी को मोटा चंदा देती और बदले में वो बीजेपी से नीतिगत लाभ हासिल करती, यानी कि पॉलिसी से रिलेटेड लाभ। पे टू प्ले मॉडल इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए अपने उरूज पर पहुंचा। साल 2017 में नरेंद्र मोदी द्वारा पेश की गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारतीय राजनीति में काले धन को वैध करने की एक सबसे विवादित योजना थी। इस स्कीम ने राजनीतिक चंदे को न सिर्फ गुप्त बना दिया बल्कि कॉर्पोरेट्स को राजनीतिक दलों को बेहिसाब धन देने की खुली छूट दे दी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साल 2018 से 2023 के बीच अकेली भारतीय जनता पार्टी को इस योजना के जरिए 12,930 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये चौंकाने वाली रकम कुल राजनीतिक चंदे का 52% से अधिक थी, जिससे बीजेपी को चुनावी मशीनरी पर मोनोपोली मिल गई। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बीजेपी की सबसे बड़ी दानदाता बनी, जिसने 584 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि बीजेपी को दी। इसके बाद क्विक सप्लाई का नाम आता है, जो रिलायंस ग्रुप का ही हिस्सा है। इसने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि सवाल था कि ये पैसा कहां से आया और क्यों आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी को सबसे बड़े चंदा देने वाली कंपनियां वही थी जो ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के घेरे में थी। जैसे केवेंटर्स ग्रुप ने 334 करोड़ रुपए तब दिए जब केवेंटर्स ग्रुप की एक सहायक कंपनी केवेंटर्स एग्रो लिमिटेड ईडी की जांच के घेरे में थी। ऐसी और भी 41 कंपनियां थी जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों के एक्शन के बाद चंदा दिया। इनमें से अकेले 18 कंपनियों ने 2010 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे। क्या एक महज इत्तेफाक था कि जिन कंपनियों पर छापे पड़े या फिर जिन पर केस चल रहे थे वो अचानक से बीजेपी के सबसे बड़े दानदाता बन गए? क्या ये चंदे सरकारी एजेंसियों से बचने की कीमत थी या फिर कानून का डर दिखाकर सत्ता ने इन कंपनियों को अपनी फंडिंग मशीन बना दिया? कॉर्पोरेट से ये फायदा सिर्फ बीजेपी और मोदी तक सीमित नहीं है। यहाँ से अब कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है, क्योंकि इस भारी भरकम फंड का फायदा सिर्फ बीजेपी ने नहीं उठाया बल्कि आरएसएस तक भी इसका फायदा पहुंचाया गया है, जिसके चलते आरएसएस ने भी कॉर्पोरेट जगत में अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अरबपति शिव नादर का। वो 2019 में आरएसएस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे। फिर इसी साल देश के उद्योगपति रतन टाटा, जिन्होंने कभी गुजरात दंगों के लिए मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे, उन्होंने नागपुर मुख्यालय में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कर आरएसएस के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को 100 करोड़ रुपए का दान दिया। ये उद्योगपति एक ऐसे संगठन के मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे जिसे कभी मुख्य धारा की राजनीति से दूर समझा जाता था, लेकिन इन सबको कहीं न कहीं विश्वास था कि सरकार इसका फायदा उन्हें पहुंचा देगी। पैसे से हिंदुत्ववादी संगठनों का फायदा पहुंचाने वाला ये खेल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रवासी समुदायों के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर भी फैला हुआ है। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रजिस्टर्ड टैक्स फ्री चैरिटीज और कॉर्पोरेट संस्थानों के माध्यम से हिंदू वर्चस्ववादी संगठनों में लाखों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये फंड्स अक्सर सांस्कृतिक संरक्षण, आपदा राहत और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें राजनीतिक अभियान, प्रोपेगेंडा और हिंदुत्ववादी संस्थानों के विस्तार में लगाया जाता है। इस ट्रांसनेशनल हिंदुत्व नेटवर्क की संरचना भी आरएसएस की तरह ही है और यह भी बीजेपी सरकार के साथ एक गहरे सहयोग में काम करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन है हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी HSS, जो कि आरएसएस का ही एक इंटरनेशनल विंग है। HSS की शाखाएं 40 से अधिक देशों में फैली हुई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में इनकी मजबूत स्थिति है। हालांकि HSS खुद को आरएसएस की तरह ही एक सांस्कृतिक और एजुकेशनल संगठन बताता है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका कनेक्शन सीधे हिंदू राष्ट्रवादी बयानबाजी और सांप्रदायिक अभियान से है। वो कैसे, ये जानिए। HSS द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रवासी हिंदू युवाओं को हिंदू वर्चस्ववादी विचारधारा का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्हें पैरामिलिट्री स्टाइल ड्रिल्स कराई जाती हैं और बीजेपी आरएसएस के प्रति राजनीतिक निष्ठा विकसित की जाती है। हिंदुत्व के ग्लोबल नेटवर्क में और भी कई संगठन हैं। विश्व हिंदू परिषद, VHP, सेवा इंटरनेशनल, एकल विद्यालय फाउंडेशन। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ये सभी दान के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। इन दानों का एक बड़ा हिस्सा आरएसएस से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भले ही ये धन आपदा राहत के नाम पर लिया जाता हो, लेकिन इसका इस्तेमाल मुस्लिम विरोधी हिंसा, जातिवादी नीतियों
और आदिवासी संस्कृति के लोगों को हिंदू विचारधारा में ढालने के लिए किया जाता है। एकल विद्यालय फाउंडेशन, जो भारत में कोई 1 लाख से ज्यादा स्कूलों का संचालन करता है, इसके स्कूल मुख्य रूप से आदिवासी और दलित बहुल क्षेत्रों में स्थित हैं, जो ब्रेन वॉश सेंटर्स की तरह काम करते हैं। वहाँ पर जो स्थानीय परंपराएं होती हैं, उन्हें हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा में बदल दिया जाता है। एकल विद्यालय मुख्य रूप से अमेरिकी स्थित कॉरपोरेशनों और प्रवासी दाताओं के दान से चलाया जाता है। इन एकल विद्यालयों पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें हमने ये खुलासा किया है कि कैसे स्कूल शिक्षा के नाम पर छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसा जहर बो रहे हैं, जो एक छोटी उम्र से ही आने वाली लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आप इस वीडियो के बाद जाके उसको देख सकते हैं। फिलहाल अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे कई दाताओं का जिक्र किया है, जैसे रमेश भुताड़ा। रमेश भुताड़ा अमेरिका के ह्यूस्टन में एक मल्टीनेशनल कंपनी स्टार पाइप प्रोडक्ट्स के मालिक हैं। रमेश भुताड़ा के पिता भारत में आरएसएस से जुड़े हुए थे। रमेश ने अमेरिका में अपने पांव जमाने के साथ ही संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। 1977 में जब इंदिरा गांधी ने इंडिया में आपातकाल लागू किया, तो ह्यूस्टन की सड़कों पर रमेश और उनके सहयोगी संघ के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन इनके इरादे केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी आर्थिक संरचना तैयार की जो संघ की विचारधारा को अमेरिकी जमीन पर भी फलने फूलने दे। साल 2005 में रमेश भुताड़ा और उनके बेटे कृषि भुताड़ा ने भुताड़ा फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। टैक्स फ्री दर्जे वाली इस संस्था का उद्देश्य समाज सेवा के नाम पर उन संगठनों को फंडिंग देना था जो हिंदुत्व की जड़ों को मजबूत कर रहे थे। इस फाउंडेशन की स्थापना के शुरुआती 2 सालों में ही $3 मिलियन की राशि भुताड़ा परिवार ने डोनेट की। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह थी कि इस फाउंडेशन का पता स्टार पाइप प्रोडक्ट्स के मुख्यालय का ही था, यानी कि एक ही छत के नीचे बिजनेस और विचारधारा दोनों का विस्तार हो रहा था। भुताड़ा फाउंडेशन ने HSS USA, सेवा इंटरनेशनल, एकल विद्यालय, VHP अमेरिका, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जैसे संगठनों को पिछले कुछ वर्षों में $2.19 मिलियन से अधिक की राशि दी। ये वही संगठन है जो अमेरिका में हिंदुत्व के एजेंडे को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाते हैं। स्कूलों में हिंदू संस्कृति के नाम पर सिलेबस बदलने से लेकर भारत सरकार की नीतियों को समर्थन दिलाने तक। फिर साल 2022 में फाउंडेशन की फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चला कि इसने $1,76,000 की इनकम दर्ज की, जबकि खर्च $2,46,497 तक पहुंच गया। लेकिन असली खेल तो स्टार पाइप प्रोडक्ट्स में चल रहा था। इसके भारतीय सहायक कंपनी ने साल 2022 से 23 में ही 117 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया, और इस मुनाफे में से हिंदुत्ववादी संगठनों की फंडिंग के लिए भी पैसा इस्तेमाल किया गया। लेकिन भुताड़ा परिवार इस खेल में अकेला शामिल नहीं था। फ्लोरिडा से एक और परिवार इस आर्थिक संरचना को ताकत दे रहा था, और उनका अग्रवाल एंड गुप्ता फैमिली फाउंडेशन। ब्राह्म अग्रवाल, जिन्होंने अमेरिका में VHP अमेरिका की फ्लोरिडा शाखा और एकल विद्यालय फाउंडेशन जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, इसने समांतर एक आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया। साल 2001 में स्थापित ये फाउंडेशन पहले विवेक वेलफेयर एंड एजुकेशन फंड के नाम से जाना जाता था। इसके माध्यम से हिंदुत्व के संगठनों को $8.11 मिलियन की फंडिंग दी गई। ये पैसा सीधे उन संगठनों तक जाता था जो अमेरिका में हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करने में लगे थे, चाहे वो सेवा इंटरनेशनल हो या फिर हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। ब्रह्म अग्रवाल के बेटे सुरेश गुप्ता और पोते विशाल गुप्ता दोनों पार्क स्क्वायर होम्स के को-CEO हैं। इस कंपनी का फ्लोरिडा में एक $multi-million का एक लैंड डेवलपमेंट और होम कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। साल 2007 में जब इसकी एक और सहायक कंपनी इंडिया में बनाई गई, तो हिंदुत्व एजेंडे को आर्थिक रूप से मजबूत करने का एक और माध्यम तैयार हो गया। और फिर मार्च 2023 तक इस कंपनी की भारतीय शाखा ने 11.10 लाख रुपए की नेटवर्थ दर्ज की। लेकिन असली खेल अमेरिका में चल रहा था। साल 2022 में फाउंडेशन ने $1.1 मिलियन की इनकम के मुकाबले $3.29 मिलियन खर्च किए। खर्चा बढ़ाने की इस रणनीति का मकसद साफ था, अमेरिका में हिंदुत्व की विचारधारा को अधिक आर्थिक सहायता देना। ब्रिटेन में भी यही खेल चल रहा था। यहाँ धीरज डी शाह का परिवार हिंदुत्व नेटवर्क को संभाल रहा है। HSS UK अध्यक्ष और सेवा UK के डायरेक्टर के रूप में शाह परिवार ने एक आर्थिक तंत्र तैयार किया, जिसमें उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी SPL कॉरपोरेशन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 2023 तक SPL की नेट संपत्ति 6,14,890 पाउंड थी। लेकिन शाह परिवार ने इसे केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रखा। इस परिवार के सदस्य अलग अलग प्रोफेशंस में डायरेक्टर थे, जिसमें कुछ कंपनियों का पता SPL से मेल खाता था। MS प्रॉपर्टी मिडलैंड लिमिटेड जैसी कंपनियां, जिनकी देनदारियां 1,35,673 पाउंड तक पहुंच गई थी, इसी आर्थिक नेटवर्क का हिस्सा थी। लेकिन हकीकत यह है कि इन कंपनियों से करोड़ों डॉलर हिंदुत्व संगठनों को दिए जा रहे हैं, और ये संगठन इस पैसे से ताकत पाकर क्या करते हैं, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाए हो। इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।